सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत प्रसन्नता का विषय है मित्रों, हमारे चैनल नवनिर्माण एकेडमी पर अब 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आप ही का देन है, आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए मैं आपको मैनी थैंक्स बोलता हूं। और एक और खुशी की बात है कि आज हमारी 20वीं वीडियो है इंपॉर्टेंट तथ्यों की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वॉच लिस्ट में जाकर पहली 19 वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि ये 19 वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं पेपर पास कराने में। आज मिलाकर हमारे 2000 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे इन वीडियोस के माध्यम से। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न पेपरों में आते रहते हैं, ऐसे सवाल मैंने इसमें उठाए हैं जो 10 से 20 पेपरों में आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 25वां क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी की बहन नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की भगिनी नाम से जाना जाता है, पृथ्वी का जुड़वां बहन नाम से शुक्र को जाना जाता है। और एक और बात है शुक्र के बारे में, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये और याद रखना है, सबसे चमकीला ग्रह है। ये देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन माना जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बार बार वीडियोस में बात होती रहती है और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें। देखिए भारत की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से ही हम संविधान बनाने वाले जो भी विद्वान लोग थे उनके मन की बात को जान सकते हैं। अर्थात संविधान का संपूर्ण दर्शन अगर आपको समझना है तो हम प्रस्तावना को पढ़ें, उससे हमें संविधान के दर्शन और संविधान को बनाने के उद्देश्य के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको प्रेम्बिल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना में 3 प्रकार के लोकतंत्र की बात हुई है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। कौन कौन सा? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बात कही गई है संविधान की प्रस्तावना में। आगे संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को, तथा इसके द्वारा ही कहा गया है कि भारत के लोग सबसे शक्तिमान हैं। भारत के लोग शक्ति का केंद्र हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग, यही बताता है कि भारत के लोग जो है भारत में सबसे शक्तिमान है, सारी शक्तियों का केंद्र वही है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। मैं बता देता हूं वो 3 नए कौन कौन से शब्द हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बात आपको समझ लेनी है। 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। बात खत्म हो गई प्रस्तावना के बारे में, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा था जिसने बनवाया था? उसका नाम था कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो अजंता की गुफा बनवाई थी गुप्त काल के शासकों ने, गुप्त काल में। तथा महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे पल्लव शासकों ने। तो ये याद रखना है, गुप्त वंश तथा पल्लव वंश में ये चीजें बनवाई गई थी। बात खत्म करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को नोट कर लेना, जब आप पेपर देंगे तो आपके सामने पिटारा खुल जाएगा ऐसे प्रश्नों का। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन। देखिए स्तूप क्या होता है, ठीक है। स्तूप जो है किस तरीके का एक भवन होता था जो प्राचीन काल में बनाया जाता था, और स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण क्या हुआ करता था? महापरिनिर्वाण का क्या मतलब है? महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण माना गया। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है 483 BC में, 483
83 BC में कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। स्तूप किस लिए माने जाते हैं? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का प्रतीक माने जाते हैं स्तूप। देखिए एक आई थी गांधी फिल्म। गांधी फिल्म किसने बनाई थी? गांधी फिल्म बनाई थी एक विदेशी निर्माता थे, निर्देशक थे, जिनका नाम था बेन किंग्सले। और बेन किंग्सले ने ही इस फिल्म में गांधी का किरदार निभाया था। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। भारत के भानु अथैया को इसी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था डिजाइन, कपड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसुरी से संबंधित विद्वान है पन्ना लाल घोष। ये बात याद रखना है, बहुत पेपरों में पूछा जाता है। पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी से संबंधित हैं। दो लोग हो गए बांसुरी से संबंधित, दो लोग। अब मैं बता देता हूं एक आदमी और आपको, तबला, तबला से संबंधित आदमी बता देता हूं, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और लतीफ खां, लतीफ खां। ये जो लोग हैं ये हैं तबला से संबंधित। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से पन्नालाल घोष, बांसुरी वगैरह है 20। ज्यादा बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई, याद रखना है। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई, ये याद रखना है। बौद्ध शैली, बौद्ध गांधार शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो गांधार शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और मथुरा शैली एक और थी, मथुरा शैली। मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित थी। कौन से धर्म से संबंधित थी? मथुरा शैली का विकास कब हुआ? मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के बाद मथुरा शैली का विकास हुआ था। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। खत्म, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पोटोमीटर क्या करता है? पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन को नापता है। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन को नापता है। एक और होता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ ये पौधे की गति को नापता है, पौधे की वृद्धि, पौधे में जो वृद्धि हो रही है उसको क्रेस्कोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है उसको नापा जाता है। चलिए खत्म बात। अब आप देखिए पटाखों में जो लाल रंग है वो किसके कारण आता है? आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण आता है। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण आता है तथा हरा रंग बेरियम के कारण आता है। बेरिलियम, हरा रंग किसके कारण आता है? बेरिलियम के कारण। बात खत्म हो गई। आप नोट्स बनाते रहना। और 16वां क्वेश्चन खत्म हो गया। 17वां देखिए, कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। और कुछ नहीं बताना इसके बारे में। कृत्रिम वर्षा जहाज के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड को वातावरण में अर्थात हवा में छिड़क दिया जाता है। वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? सिल्वर आयोडाइड बादल बना देता है और बादल बनाने के बाद वो बादल इतने ऊपर बनाए जाते हैं कि ठंडे होकर फिर बारिश हो जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? ये है बंगलौर में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? भारतीय खगोल संस्थान है बंगलौर में। भारतीय खगोल संस्थान है बंगलौर में। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में। और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। इन संस्थानों को याद रखिएगा और लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। जो भी हम लिखवा रहे हैं इन सारे नोट्स को रिवाइज करते रहना बार बार। चलिए
मिटा देते हैं इसे। अगली बात करते हैं, देखिए महंगाई भत्ता, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, ये किस आधार पर दिया जाता है? ये दिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। कनारी धारा कहाँ पर होती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी धारा है। अफ्रीका के पश्चिमी, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, वहां पर आती है कनारी धारा। और ये कैसी धारा है? ये ठंडी जल धारा है, ठंडी समुद्री धारा है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगला है जलवायु क्या है? 50 से 100 साल तक एक स्थान पर मौसम की जो अवस्थाएं होती थी, 50 से 100 साल तक एक ही स्थान पर मौसम की जो अवस्थाएं होती हैं, उनको उन अवस्थाओं को, उन परिस्थितियों को कहते हैं जलवायु। ओके, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इसकी मुख्य प्रकृति क्या होती है? तापमान, आर्द्रता और वर्षा में जब तक कोई बड़े लेवल का बदलाव नहीं होता है तब तक उस स्थान की जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना है। तो जलवायु के मुख्य अवयव क्या है? तापमान, आर्द्रता और वर्षा। जब इनमें कोई बड़ा परिवर्तन होगा तभी वहां की जलवायु परिवर्तित होगी। यहीं पे आया मौसम क्या होता है? जिस प्रकार से जलवायु कम से कम 50 साल की मौसम की जो प्रकृति कहीं पर रही है उसके आधार पर पता किया जाता है। उसी जो मौसम है छोटे समय के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए जो मौसम की प्रकृति होती है उसे मौसम कहते हैं। जलवाष्प और CO2 पृथ्वी के तापमान को बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन कौन सी गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में, अर्थात पृथ्वी गर्म है कहीं पर तो गर्म और ठंडी है तो ठंडी करने में कौन कौन सी गैसें हैं जो मदद करती हैं? तो जलवाष्प है एक तो, और CO2 है। जलवाष्प के बारे में एक बार और जाननी है कि जलवाष्प जो है सबसे अधिक इसकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है जलवायु में। ये बात और याद रखनी, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी मात्रा में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है वायु में, तो वह है जलवाष्प। देखिए वायु विज्ञान को क्या कहते हैं? वायु विज्ञान को कहते हैं एरोलॉजी। जिस विज्ञान में वायु का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एरोलॉजी। और एक होता है ऋतु विज्ञान, ऋतु, जिसमें ऋतु का अध्ययन किया जाता है, ऋतु विज्ञान, उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी, METEROLOGY। मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऋतु विज्ञान का अध्ययन। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे और लिख रहे होंगे तथा नोट्स भी बना रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखिए वायु विज्ञान हो गया। नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत को रखा गया है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत को रखा गया है। और सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा इन्हें जारी नहीं कराया जा सकता, ठीक है, तो इन्हें जारी नहीं कराया जा सकता, जारी नहीं कराया जा सकता, ठीक है, जारी नहीं कराया जा सकता। और ये तभी प्राप्त होते हैं जब सरकार इन्हें लागू करती है। ये अपने आप प्राप्त नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार अपने आप प्राप्त होता है, निर्देश हो जाते हैं, लेकिन ये सरकार इन्हें जारी करती है तभी प्राप्त होते हैं। सरकार के बिना जारी करे ये प्रकार प्राप्त नहीं होते। ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाते हैं, सरकार के अधिकार को बढ़ाते हैं, ये और याद रखना है। सरकार के अधिकार को बढ़ाते हैं, सरकार को अधिकार देते हैं, सरकार पॉलिसी बनाते समय। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है 2 बार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक ये तो सब पूछा ही है। कल भी मैंने अनुच्छेद 38 के बारे में बताया था। अगर आपको मालूम है अनुच्छेद 38 क्या है तो बताइए। अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है और उसके द्वारा कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। वही बात प्रस्तावना में कही गई है। कल की वीडियो में ये क्वेश्चन था। असहयोग आंदोलन का मैं बता रहा हूँ। असहयोग आंदोलन वैसे पिछली वीडियो में भी हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। गांधी जी अर्थात कांग्रेस के मंच से असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। इसे शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। एक तो इसका उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना बेसिकली। इसमें क्या क्या अपनाया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई हैं उन वस्तुओं का बहिष्कार,
और क्या बनाया गया था, चरखा अर्थात सूत की कताई पर बल दिया गया था कि आप विदेशी वस्तुओं को छोड़ें, सूत की कताई पर बल दें। स्वदेशी और खादी पर जोर दिया गया था, स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, ठीक है, खादी को अपनाएं, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, खादी वस्तुओं को अपनाएं। और किस पर बल दिया गया था, स्वशासन की मांग नहीं की गई थी। इसमें याद रखना, सुशासन की मांग नहीं की गई थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसमें स्वशासन की मांग की गई थी? नहीं। असहयोग आंदोलन के बारे में हम बता भी चुके हैं। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे देख लीजिए, भारत में सहायक संधि किसने शुरू की थी? देखिए, भारत में सहायक संधि एक व्यक्ति था जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ये कहाँ का था? ये फ्रांस का था। तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी। डुप्ले कहाँ का था? डुप्ले था ब्रिटेन फ्रांस का। लेकिन कौन अंग्रेज था? कौन अंग्रेज वायसराय था? उसका नाम था वेलेस्ली। वेलेस्ली वायसराय था जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। ठीक है, बात करते हैं अगली बार पाल वंश के बारे में। यहाँ पर बात हुई है, देख लीजिए। भारत में पाल वंश जो है बौद्ध धर्म का संरक्षक था। याद रखना है, यह एक अंतिम राजवंश था बौद्ध धर्म का। पाल वंश अंतिम राजवंश था जिसने पाल वंश को संरक्षण दिया। तो बात कर लें तो पाल वंश के बारे में। इसका संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक का नाम था गोपाल। गोपाल ने एक महाविद्यालय बनवाया था, उसका नाम था ओदांतपुरी। ओदांतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? गोपाल ने बनवाया था। धर्मपाल इस वंश का एक और राजा था, धर्मपाल। धर्मपाल भी पाल वंश का राजा था। इसने कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला ये जो विश्वविद्यालय है ये इस समय भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया था, तो ये इस समय पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक और जानना है। नालंदा के बारे में वैसे भी बता चुके हैं। नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा, याद रखना है, महायान शाखा। आपको हर्षवर्धन याद होगा, हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था और नालंदा विश्वविद्यालय उसके समय ही प्रसिद्ध था। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद की रचना किसने की? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास। वेद व्यास इनका नाम है जिन्होंने रचना की, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। ठीक है, संहिता क्या होता है? संहिता संहिता होता है 4 वेद एक साथ, चारों वेद एक साथ अगर रखे जाएं तो उसको संहिता कहा जाता है। और क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा जाता है? प्रार्थना, यज्ञ और उत्सव के ग्रंथ हैं ये। इनमें प्रार्थना दी गई है, यज्ञ के बारे में दिया गया है और जो राजा उत्सव मनाते थे उनके बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया है। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? उपनिषद का विषय वस्तु है दर्शन शास्त्र। ये दर्शन के ग्रंथ हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों में क्या है? पुराणों की विषय वस्तु क्या है? ऐतिहासिक कहानियां। ऐतिहासिक कहानियां हैं पुराणों में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। एक होता है वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो ऐसी चीज़ों को लिख लीजिए। ये प्राचीन साहित्य के बारे में है सारी की सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी एवं आप लिख भी पा रहे होंगे। चलो देख लीजिए, इसे मिटा देते हैं। वेदों के बारे में हो गया। आगे जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। देखो,
जहांगीर के समय में चित्रकला का जो काल था वो स्वर्ण काल था। जहांगीर स्वयं बड़ा चित्रकार था और चित्रकला का पाठी था जहांगीर। तो इसके समय के जो चित्रकार थे, इसके समय के चित्रकार का नाम लिख लीजिए आगा राजा। जहांगीर के समय के प्रमुख जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि ये चित्र को देखकर दो लोग अगर एक चित्र बना दें तो ये बता देता था कि ये दो लोगों ने बनाया, इतना चित्रकला का पारखी था। आगा राजा अबुल हसन, अगला नाम है अबुल हसन। अबुल हसन आगा राजा, और दूसरा नाम है अबुल हसन उस्ताद मंसूर बिशनदास। तो उस्ताद मंसूर और कौन था जी, बिशनदास। ये 4 चित्रकार थे जो 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 जहांगीर के समय के चित्रकार थे। याद रखना है, जहांगीर के समय के चित्रकार। 2 चित्रकार और थे, दसवंत और बसावन। ठीक है, कौन थे? बहुत आता है पेपरों में ये, दसवंत और बसावन। ये किसके समय के चित्रकार थे? ये अकबर के दरबार में, अकबर के चित्रकार थे। इसका मतलब ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में इन्होंने चित्रकारी की थी। प्रसिद्ध लोग हैं, याद रखना, मैं बता रहा हूँ पेपर में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। हर वीडियो में कहता हूँ मैं पेपर में पूछा जाता है। मुझे डर है कहीं आप अभ्यास ना हुए हो ये सुनने के कि पेपर में पूछा जाता है। हर बार कहते रहते हैं पेपर में पूछा जाता है। मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन पेपरों में 10 से 20 बार पूछे जा चुके हैं। तो आप जब इस बात को सुने तो आप इसको दिल में धारण भी करें। डो जोन्स जो है स्टॉक एक्सचेंज है और ये यूएसए का है। एक है नास्डाक, NASDAQ, ये फ्रांस का है। पेपरों में आते हैं ये भी। अगला है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर की जीवन रेखा है। कई बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा धूप की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज वह भोजन है जो पौधे बनाते हैं, जिनका उपयोग प्राणी करते हैं, हम लोग खाते हैं। वो उसी को ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज का जो मुख्य काम है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है तथा वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी 50% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति केवल ग्लूकोज करता है। तो ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर की जीवन रेखा भी माना जाता है। कई सारी चीजें बताई मैंने छोटी छोटी ग्लूकोज के बारे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज की वीडियो खत्म हो गई। ये थी हमारी 20वीं वीडियो। मित्रों, मैं आप इसी तरीके से आप प्यार करते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए और निर्माण का भी इसमें नाम होगा, आपकी ज़िंदगी बनेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।